देखो इंटीग्रेशन पढ़े थे बेटा अपन, है ना? हाँ, अब इंटीग्रेशन में मेन हमने बोला है कि सबसे पहले तो हमको यही रियलाइज करना है कि इंटीग्रेशन करना कब है। तो कल हमने क्या किया, कई सारी चीजें सीखी है। इंट्रोडक्टरी क्लास हमारा जब था उसमें हमने ये देखा कि कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें हो सकती है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमको इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, और जब करना पड़ रहा है तो कैसे करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन तभी कर पाएंगे जब दोनों फंक्शन कैसे हो, सिमिलर हो, वो हमको ध्यान रखना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर सिमिलर नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी हमें ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन तभी हो सकता है जब कोई जो वैल्यू बदल रहा है वो किसी फिक्स्ड पैटर्न में क्या हो, चेंज हो, या तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, या किसी आइडेंटिफाई करने वाले पैटर्न के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें हमने क्या कर ली थी, देख ली। तो अरे हमने क्या किया था, कल शायद एक ही एग्जाम्पल देखा था। अभी हमें क्या करने हैं, और भी एग्जाम्पल्स देखने हैं। एग्जाम्पल अभी जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा सिमिलर टाइप ही देख रहे हैं, राइट? सिमिलर टाइप का ही क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो मान लो हमने यहां पे जो एग्जाम्पल लिया उसमें हमने बोला कि अब हमारे पास क्या है, एक हॉलो स्फीयर है। तो हमने यहां पे क्या कर लिया है, ले लिया है एक हॉलो स्फीयर। जो हॉलो स्फीयर हमने क्या किया, लिया, उसके लिए जो रेडियस है वो है r, और इसकी थिकनेस अगेन हमने कितनी ले ली, dr। अब जहां पे भी हम dr लिख रहे हैं उसका मतलब क्या होता है वो तुम ऑलरेडी समझ जा रहे हो, राइट? कि dr हमने क्यों लिखा है, तो रेडियस हमने लिया है कितना, r, थिकनेस कितनी है इसकी, dr। और मैंने तुमसे क्वेश्चन किया कि इस हॉलो स्फीयर के मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमने बोला यहां पे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ हॉलो स्फीयर। ध्यान ही रखना, मैंने ये नहीं बोला है कि इसका कंप्लीट वॉल्यूम क्या है, वो नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ बोला है कि मटेरियल का वॉल्यूम क्या है। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर मटेरियल के वॉल्यूम कंप्लीट वॉल्यूम में क्या अंतर है, तो बेटा समझो इसको, कंप्लीट वॉल्यूम कहने का मतलब है जितना पूरा का पूरा इसने वॉल्यूम 3 डायमेंशन में क्या कर रखा है, घेर रखा है। या मैं सिर्फ हो सकता हूं कि अगर मैंने यहां पे हल्का सा क्या कर दिया, होल कर दिया और उसमें पानी भर दूं, तो कितने लीटर पानी इसमें आ सकता है, एक तरीके से वही उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन जब मैं मटेरियल के वॉल्यूम की बात कर रहा तो मुझे यह जानना है कि जिस भी मटेरियल से बना है वो कितना मटेरियल है। तो मटेरियल अंदर में तो नहीं है या इसके बाहर नहीं है, राइट? सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट यहां पे क्या है, मटेरियल है। तो हमें क्या करना है, वही देखना है कि कितना इसमें क्या है, मटेरियल से बना है। मान लो मैंने बोला कि लोहे से क्या है, एक वो बना हुआ है, हॉलो स्फीयर बना हुआ है, तो कितना लोहा मुझे मेल्ट करना पड़ेगा, कितना आयरन मुझे मेल्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को बनाने के लिए। वही कहला जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ हॉलो स्फीयर। ट्राई करो जरा, क्या होना चाहिए ये, राइट? तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। अब एक हॉलो स्फीयर का जो कंप्लीट एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, कितना होता है वो, 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। यहां पे जो है वो कितने लेंथ में फैला हुआ है, तो हमने बोला यार वो तो सिर्फ dr थिकनेस में फैला हुआ है, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया कितना, dr, राइट? तो इसका जो मटेरियल का वॉल्यूम है वो कितना है, 4 पाई r स्क्वायर dr। अब मान लो मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, इस टाइप का r रेडियस को dr थिकनेस का क्या करना है, एक हॉलो स्फीयर बनाना है। तो लोहे का अगर ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, तो मुझे उतना ही आयरन, उतना ही लोहा मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैंने उतना ऑर्डर कर दिया। अगले दिन अगर मान लो मैंने ये बोला कि मुझे इस तरह का एक नहीं बल्कि 10 हॉलो स्फीयर बनाना है जिसका रेडियस r और थिकनेस कितनी है, dr, कितना ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे, 10 टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। इसमें किसी भी टाइप का कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम टाइप के हॉलो स्फीयर हमारे पास है। तो अगर एक हॉलो स्फीयर का हमने क्या कर लिया है, टोटल वॉल्यूम निकाल लिया है, तो 10 के निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना है। 20 का निकालना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। किसी भी टाइप से कोई अंतर नहीं आएगा, सिंपल काम चल जाएगा हमारा। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को हम क्या कर दें, ऐसे कन्वर्ट कर दें कि भाई अब ये हो रहा है कि इसका जो रेडियस है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मेरे पास क्या है, 10 हॉलो स्फीयर है जिनमें एक का रेडियस है r1, दूसरे का r2, r3, r4 ऐसे करते हुए, और रेडियस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एक का रेडियस है 1 मीटर, दूसरे का 1.2, दूसरे फिर तीसरे का 1.4, 1.6 या 1, 1.5, 2, 2.5 या 1, 1.1, 1.2, 1.3। पैटर्न आ रहा है समझ में? किसी फिक्स पैटर्न में रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मुझे उन सबका क्या करना है, कंप्लीट वॉल्यूम निकालना है। तो एक तरीका हो सकता है कि सबके इंडिविजुअल वॉल्यूम को हम क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं, लेकिन वो तरीका क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। चलो ठीक है, 8 या 10 है तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पर इमेजिन करो इसी टाइप के मेरे पास 1000 हॉलो स्फीयर रहे।
अगर मेरे पास इस तरह के क्या है 1000 हॉलो स्फीयर है, क्या अब प्रैक्टिकली पॉसिबल है इनको ऐड करना? राइट अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट। क्योंकि यहां पे जो पैटर्न हो रहा है वो क्या है, एक फिक्स पैटर्न में इंक्रीज या फिक्स पैटर्न में डिक्रीज हो रहा है। जब भी कोई वैल्यू फिक्स पैटर्न में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उनको ऐड करने के लिए हम हेल्प ले सकते हैं किसकी? इंटीग्रेशन की। क्लियर है ये? राइट तो जब मुझे ये समझ में आ गया तो मैंने अगला एग्जांपल लिया सॉलिड स्फीयर का। राइट मैंने एग्जांपल लिया सॉलिड स्फीयर का। मैंने बोला कि ये जो सॉलिड स्फीयर मेरे पास है जिसका रेडियस कितना है, आर है, मुझे इसका टोटल वॉल्यूम क्या करना है, निकालना है। राइट सॉलिड स्फीयर का टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो जब सॉलिड स्फीयर का टोटल वॉल्यूम निकालना है तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो सॉलिड स्फीयर वो किससे मिलकर बना है? बहुत सारे हॉलो स्फीयर से। एक डॉट रख दूं, उसके चारों तरफ एक हॉलो स्फीयर, फिर उससे टच होता हुआ दूसरा हॉलो स्फीयर, फिर तीसरा, चौथा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक सॉलिड स्फीयर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर किससे मिलकर बना है? बहुत सारे हॉलो स्फीयर से। कल हमने इसी टाइप का क्या किया था, एग्जांपल देखा था। लेकिन इन सारे हॉलो स्फीयर की रेडियस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इधर से जा रहे तो बढ़ रहा है, उधर से आएंगे तो कम हो। कहां से कहां तक? R इज इक्वल टू 0 से R तक, 0 से लेके R तक। अब मुझे क्या करना है? मैंने बोला थ्योरेटिकली अगर मुझे क्या करना है, निकालना है क्या? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड स्फीयर। जो इसका हम क्या करेंगे, मटेरियल का निकालेंगे, वही इसका कंप्लीट वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि इसके टोटल वॉल्यूम में वो क्या है? मटेरियल भरा हुआ है। तो वो निकाल सकते हैं हम क्या? सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ऑल द हॉलो स्फीयर। जितने भी यहां पे हमारे पास क्या है, हॉलो स्फीयर हैं, सबके वॉल्यूम के सबके मटेरियल के वॉल्यूम को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाना चाहिए। अरे आ रही बात समझ में? तो ये हमें क्या करना है, पैटर्न देखना है। तो अब इतने सारे अगर हम सम करेंगे तो यह तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ये इमेजिन करके चलेंगे कि ये एक नहीं बल्कि 1000 10,000 रेडियस उससे हॉलो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। इतने सारे ऐड करना, इतने सारे सम करना प्रैक्टिकली पॉसिबल। और अगर इतने सारे समेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम किसकी हेल्प लेंगे? लेकिन बेटा इंटीग्रेट तो हम तब कर पाएंगे जब हमें किसी एक का पता हो, क्योंकि मैंने बोला इंटीग्रेशन करना दीवार बनाने जैसा है। पहले क्या ढूंढ के निकालना है? ईंट। तो यहां पे अगर टोटल वॉल्यूम चाहिए, और टोटल वॉल्यूम किससे निकाल रहे हैं? हॉलो स्फीयर के वॉल्यूम को ऐड करने से। तो पहले तो हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए ना, इसलिए पहले हमने उसी को क्या कर दिया था, देख लिया था। इनमें से किसी एक रैंडम हम क्या कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, इस स्फीयर को। हमने मान लिया कि इसका रेडियस कितना है, x, और थिकनेस कितनी है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? कितना होगा? 4 पाई x स्क्वायर। तो पूरे का एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, तो हमने मान लिया कितना है, dv। राइट पूरे वॉल्यूम का स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, इसलिए हमने मान लिया क्या, dv। और dv इक्वल टू 4 पाई x स्क्वायर dx। दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट इसलिए क्योंकि इस टाइप से सबको हमें क्या करना है, सबके वॉल्यूम को ऐड करना है। और अगर उतना एडिशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि जो बदल रहा है और जिसकी वजह से बदल रहा है, दोनों क्या है, सिमिलर फंक्शन है। क्या बदल रहा है? सबका रेडियस। क्यों बदल रहा है? क्योंकि हर स्फीयर का कुछ ना कुछ क्या है, थिकनेस है। जिसके बाद जब हम अगला वो कर रहे हैं तो उसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, फिर अगला जब हम स्फीयर रख रहे हैं तो उसका रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। राइट ये जो बदल रहा है उसकी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से r तक। जो बदल रहा है रेडियस वो 0 से r तक बदल रहा है, तो हमने लिखा 0 to r, वॉल्यूम लिख दिया 0 to v। dv का इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि dv से पहले क्या लिखा हुआ है, v to the power 0। अरे 1 को v to the power 0 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और v to the power 0 का इंटीग्रेशन v to the power 0 plus 1 डिवाइड बाई 0 plus 1, क्या बचा, वो v बचा। कल बताया नहीं बताया? राइट तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, अपर माइनस लोअर रखेंगे तो यही आएगा। कांस्टेंट हमको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 पाई को बाहर निकाल लिया। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई लिमिट 0 टू, तो हमने लिखा 4 पाई बाई 3 को बाहर निकाल लिया। x की जगह पे पहले r रखेंगे, राइट तो ये हो जाएगा r क्यूब, फिर माइनस x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 क्यूब। तो आंसर आएगा 4 बाई 3 पाई r क्यूब। यही सीखा हुआ है। तो जिसने भी पहली बार 4 बाई 3 पाई r क्यूब दिया होगा, वो कैसे दिया होगा वो हमने क्या कर लिया, देख लिया।
राइट। तो ये भी हमने एग्जांपल देखा कि कब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। आया समझ में? नोट करो जरा इसे करके, इस चीज को अच्छे तरीके से समझ जाना है कि कब करने की जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन और कब इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगला एग्जांपल जो हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। राइट, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट हम क्या करेंगे देखेंगे तो उसमें कई बार और बढ़िया अच्छे इंटीग्रेशन वहां पे आने हैं। तो ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं फिजिक्स में, इंटीग्रेशन में अपना इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बेसिक मैथ्स में, और साथ ही साथ अपने सिलेबस का क्या कर रहे हैं पार्ट भी पढ़ रहे हैं। तो अगला एग्जांपल जो हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ये ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा? नाम सुना है? क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या बेटा? हाँ, ऑब्जेक्ट रहे, उसका नेचर, वेरी गुड, बढ़िया। हाँ बोल। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट का अपोज करे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे, इनर्शिया है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वो किसी ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी कि वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहे, कहने का क्या मतलब है? सीजी में, एमपी में ये ऐसा स्टेट, रेस्ट या मोशन का स्टेट। अगर वो रेस्ट में है तो चाहता है रेस्ट में रहे, और मोशन कर रहा है तो चाहता है मोशन ही करता रहे, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो ये क्या भला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का ही घूमने वाला बड़ा भाई। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया का होता है, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। समझो, इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन का अपोज करेगा, और अगर कुछ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो रुकने का अपोज करेगा। बिल्कुल सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो वो घूमने का अपोज करेगा, और अगर घूम रहा है तो रुकने का अपोज करेगा। वहां पे हमें उसके स्टेट को चेंज करने के लिए ट्रांसलेशन में हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, रोटेशन में स्टेट चेंज करने के लिए हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। अगर रुका हुआ है तो मोशन में लाने के लिए, या मोशन कर रहा है तो रोकने के लिए, ट्रांसलेशन मोशन को रोकने के लिए फोर्स चाहिए होता है। रुका है तो घुमाने के लिए, या घूम रहा है तो रोकने के लिए हमें टॉर्क चाहिए होता है। तो बिल्कुल पैरेलल चलता है बेटा। जब एनएलएम हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, तो एनएलएम को सही से जब पढ़ोगे तो रोटेशन भी उसी सीक्वेंस में आराम से समझ में आएगा। आया समझ में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल इनर्शिया के जैसा है, बस वो ट्रांसलेशन में है और यहां पे रोटेशन में। कोई रुकी हुई चीज को घुमाने के लिए या घूमते हुई चीज को रोकने के लिए टॉर्क चाहिए रहेगा, और इस स्टेट के चेंज का अपोज को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू, ठीक है, mr स्क्वायर। हालांकि ये भी क्या है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर हम क्या करें, जनरल फॉर्म देखें तो हम बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सही तरीके से लिखा जाता है m के स्क्वायर, जहां पे k रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, लेकिन फिर भी हमारा काम इससे चल जाएगा। अब समझो बेटा, जब भी हम किसी फॉर्मूले को क्या करते हैं, देखते हैं, तो सही तरीके से हमको क्या करना होता है, देखना होता है। जब हम लिखेंगे I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r क्या है? रेडियस, वेडियस नहीं है, उस मास का डिस्टेंस है कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्योंकि बेटा वो एक्सिस जिसके चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, घूम रहा है, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे अगर कोई फैन है तो फैन इस तरह से लटका हुआ है, ब्लेड ऐसे लगे हुए हैं, ब्लेड ऐसे घूम रहा है, तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। टेबल फैन में ये ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ब्लेड ऐसे घूम रहा है, तो हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आर क्या है? राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस किसका? एम मास का। उसी तरीके से अगर मैं तुमको ये सही तरीके से बताऊं तो मैं बोलूंगा एम वो मास है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पे है। फिर से सुनो, एम वो मास है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से
आर डिस्टेंस पे है। किसी फॉर्मूले को सही तरीके से देखा जाता है। यहां पे मैं 3 केसेस ले रहा, राइट, बिल्कुल पैरेलल ही समझते हैं। देखो बेटा, एक केस मैंने ऐसा लिया कि ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक पॉइंट मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेट्स से मैंने बोला है कि आर डिस्टेंस पे, और इसके चारों तरफ ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां पे एक छोटा सा मास है और ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये पूरा का पूरा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जा सकता है, mr², पूरा लिख सकते हैं। सेकंड केस ले लिया मैंने, ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक रॉड ले लिया। मैंने बोला इस रॉड का मास है m और लेंथ है कितना, l, राइट, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस है d, और इसको हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ऐसे। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखें, md²। क्यों इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, यहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पूरा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पे है, विच इज d, और हमने यही बोला कि m वो मास है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पूरा क्या है, सेम d डिस्टेंस पे है, कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमेजिन करो सारे सिक्के बराबर दूरी पे हैं या नहीं है, तो हम इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं I = md²। यहां पे हमें यह भी समझना है, जिन बच्चों ने क्या किया, रटा हुआ है कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, ऐसे करके नहीं जाएगा, पढ़ते नहीं पढ़ते कुछ लोग फिजिक्स की बुक ऐसे उठा के, है ना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। तो बेटा रटना नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, और ऑब्जेक्ट किस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है इस पे डिपेंड करता है। तो यहां से पूरा डी डिस्टेंस में किसी भी टाइप का कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ले रहे हैं अपना थर्ड केस। थर्ड केस में मैंने बोला कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी बिल्कुल वही है, बट हमारा जो रॉड है वो इस तरह से रखा हुआ है, जिसका मास है m, लेंथ है कितना l, और इस तरह से क्या कर रहा है, घूम रहा है। सेकंड केस में ऐसा था बेटा, सेकंड केस में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रॉड है जो ऐसे कर रहा है, घूम रहा है, ये पूरा का पूरा रॉड इससे फिक्स डिस्टेंस पे। थर्ड केस में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रॉड है, और ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा है। समझ में आया? क्या अब भी मैं इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि इसका पूरा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से l डिस्टेंस पे नहीं है, बल्कि वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to l, राइट। तो इसका पूरा मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक, 0 से l तक। तो एक साथ ml² नहीं लिखा जा सकता। तो करेंगे कैसे? तो बिल्कुल वही हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि यार ये रॉड किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे कॉइन्स, और हर कॉइन का जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंस पे। मुझे थोड़ी सी हंसी इसलिए आ गई, भैया भी साथ में कर रहे हैं, कैमरा वाले भैया भी बिल्कुल सही, बढ़िया गुड, है ना, अच्छा लगता है ये देख के मजा आया मुझे। इसमें जितने भी कॉइन्स हैं, सारे कॉइन्स का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, अलग अलग। इसका मतलब है हर कॉइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अलग अलग है। अब मुझे अगर पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हर कॉइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और ऐड कर दो, ये हो गया सिंपल। ये दिख गया हमें रास्ता की करना कैसे, पर हमारे सामने आई अड़चन क्या, कि भैया ये इंटीग्रेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल, सॉरी ये समेशन या एडिशन प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि बेटा बहुत सारा एडिशन है, और अगर बहुत सारा एडिशन है तो हम हेल्प ले सकते हैं किसकी, क्योंकि सबका डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। पहला सिक्का है, फिर दूसरा कॉइन, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से, राइट। इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना दीवार बनाने जैसा है। पहले क्या ढूंढ के निकालें, ईंट ढूंढ के निकाले। ईंट मतलब अगर पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले कॉइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले एक कॉइन को देख लेते हैं, राइट, पहले एक कॉइन को देख लेते हैं। एक कॉइन हमने यहां पे मान लिया, और हमने ये बोला कि इसका मास कितना है, dm, और कॉइन की थिकनेस कितनी है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है कितना, ठीक है। पूरे रॉड का मास क्या है, अलग अलग है, लेकिन बेटा इस कॉइन का डिस्टेंस तो फिक्स हो गया x पे। इस कॉइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा मैं क्या, di, क्योंकि पूरे का एक स्मॉल पार्ट लिखना है,
क्या लिखूं मैं? dm इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि मास मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो उस कॉइन का मास कितना है? राइट, dm, और डिस्टेंस कितना है? तो dm एक्स स्क्वायर लिख दिया। इस तरह से बहुत सारे कॉइन, इसके बाद है, इससे पहले, इसके बाद है, इससे पहले है, सारे कॉइन के मास को हमें क्या करना है? ऐड करना है। और अगर प्रैक्टिकली ऐड नहीं कर सकते तो क्या कर दें? तो हमने बोला यार बढ़िया है, चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन जैसे हम इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, हमने देखा जो बदल रहा है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जिसकी वजह से बदल रही है, तो अलग अलग दिख रहा है मुझे। राइट, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन है। हमने बोला ना, डायरेक्ट अभी प्रोसीड, बल्कि इनको क्या करना होगा? सिमिलर डायमेंशंस में लाने पड़ेंगे। मैंने तुमको बता दिया बेटा 90% ऑफ द केसेस इस तरह के हमारे सॉल्व हो जाएंगे यूनिटरी मेथड से। वापस से वही लगाएं, और यहां पे तो यूनिटरी मेथड बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे इससे पहले हमने देखा था। हमने बोला कि L लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास m/l होगा। अरे होगा ही नहीं होगा? तो इसका लेंथ dx है, तो dx लेंथ का मास ये क्या है? dm। राइट, मास ऑफ कॉइन है, जिसको पहले तुमने dm अज्यूम कर लिया था, अब कैलकुलेट कर लिया। dm के वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, सिमिलर फंक्शन में आ जाएगा। क्या बदल रहा है? बदल क्या रहा था? x, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां से कहां तक बदल रहा है? 0 to l। ये पड़ गई, मिल गई हमें इसकी लिमिट। पहला सिक्का रखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, लास्ट वाला रखा है l डिस्टेंस पे, तो वो मिल गया हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। पुट करके आंसर ला सकते हैं, कर सकते हैं। टूट पड़ो। r/3, वेरी गुड। तो आंसर आएगा हमारा क्या है? ml²/3। जिनसे अभी भी नहीं बना देख लो बेटा। di इज इक्वल टू, dm की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी? m/l इंटू dx। पुट कर दिया हमने यहाँ पे, राइट, m/l इंटू dx। लेकिन ध्यान रखना एक्स स्क्वायर भी है, तो x² dx। राइट, x वेरी कर रहा है, और जिसकी वजह से वेरी कर रहा है मतलब हर कॉइन की थिकनेस सेम फंक्शन में आ गए, राइट, सेम डायमेंशन में आ गए, आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखने की जो बदल रहा है वो कहां से कहां तक बदल रहा है। तो पहला कॉइन रखा है राइट रोटेशनल एक्सिस के ऊपर, और लास्ट रखा है l डिस्टेंस पे, तो लिमिट हो गई 0 to l, ये 0 to i, तो ये हो जाएगा i, m/l बाहर आएगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3, तो इसको पुट कर दिया हमने x³/3, लिमिट 0 to l, तो m/3l आएगा, यहां पे x की जगह पे l, तो l³ माइनस 0³, इससे ये कैंसिल करेंगे तो i की वैल्यू आएगी कितनी? 1/3 ml²। राइट, इंपॉर्टेंट भी है बेटा, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक एंड से कितना? ml²/3। याद भी रखो तो ज्यादा बेटर है ना? जल्दी से लिखो। कहां पे बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। इसमें समझाने वाला क्या है बेटा? फिर भी नहीं आया क्या? हमने क्या किया? बस dm की वैल्यू को यहां पुट कर दिया है, तो dm की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? m/l x² dx। x² भी था ना, तो m/l x² dx। अब लिमिट हमें क्या करना है? पुट करना है, क्योंकि जो वेरी कर रहा है और जिसकी वजह से वेरी कर रहा है, तो जो वेरी कर रहा है वो क्या है? x है, जिसकी वजह से वेरी कर रहा है थिकनेस ऑफ द कॉइन, सिमिलर डायमेंशन में। कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? पहला कॉइन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो कहां पे? 0। लास्ट वाला कॉइन l डिस्टेंस पे, तो लिमिट हो गई 0 to राइट di के लिए 0 to i। भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता तो कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता, और टोटल के लिए निकालना है तो ये मान लिया हमने कितना? i। ये तो कितना हो जाएगा? i। राइट हैंड साइड में ml बाहर आया, x² का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट पुट कर देंगे तो l³/3 आ जाएगा। आ गया? अब ऊपर में l³ है, नीचे में l है, तो l² हो गया। अगला एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं रिंग का, है ना? अगला एग्जांपल ले रहे हैं रिंग का। तो मान लो हमने यहां पे क्या किया है? एक रिंग लिया हुआ है, राइट, इस तरह से, और हमने बोला कि जो रिंग का रेडियस है वो कितना है? r, और इसका मास कितना है? m, और इसको हम क्या कर रहे हैं? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमा रहे हैं, मतलब रिंग इसी में रखा हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है। आया समझ में? तो इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन को मुझे कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसे क्रॉस करके या डॉट करके। कहीं पे भी अगर मैंने क्रॉस या डॉट बनाया, इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये चारों तरफ ऐसे क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो यहां से अगर मुझे क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, क्या लिखेंगे हम? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पूरा मास कितने डिस्टेंस पे है?
क्या तुमको ऐसा दिख रहा है कि मास इससे पहले या इसके बाद है? तो क्या मास का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है? तो वो तो सेम है, तो इसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर सीधा क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे यार पूरा का पूरा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर रेडियस के बराबर या आर डिस्टेंस के बराबर। लेकिन जैसे हमने क्या किया, अगला एग्जांपल लिया किसका, एक डिस्क का, राइट। तो ये हमने ले लिया क्या है, एक डिस्क, राइट। इसका भी मास कितना है m और इसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस है r, और इसको भी इसके सेंटर के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्या अब इसके लिए भी आंसर mr स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आंसर mr स्क्वायर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा मास ऐसा नहीं है कि r डिस्टेंस पे है, बल्कि इसका पूरा मास यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ मास बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है, कुछ इतने डिस्टेंस पे, कुछ इतने में, कुछ इतने में, और कुछ बिल्कुल लास्ट में। तो अब इसके लिए सीधा आंसर नहीं लिख सकते। ध्यान से देखो बेटा, दोनों चीजें, दोनों केसेस समझाता जा रहा हूं मैं कि कब जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके इक्विवेलेंट क्वेश्चन आएगा तो कब जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है ये? अब मुझे क्या करना है, इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ऐसा तो है नहीं कि लिख नहीं सकते तो मतलब निकालना ही नहीं है। तो अब कैसे करें, क्या मानेंगे इसको कि ये जो डिस्क है वो किससे मिलके बना है, बहुत सारे रिंग से, राइट। एक डॉट है, फिर इधर रिंग है, फिर इधर रिंग है, फिर इधर, बहुत सारे रिंग्स हैं। अगर मैं हर रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आया समझ में? तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें एक रिंग अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट्स से ये रिंग मैंने क्या कर लिया, एक अज्यूम कर लिया है। और मैंने बोला इस रिंग का रेडियस कितना है x, थिकनेस कितनी और मास कितना, मास मान लिया हमने कितना d। अरे आया समझ में? तो हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, क्योंकि इस रिंग का मास कितना है dm, मास कितना है dm, और कितने डिस्टेंस पे है, इसके लिए तो कुछ वैरी नहीं कर रहा ना। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हमने di इज इक्वल टू dm x स्क्वायर। इस तरह से इसके बाद एक रिंग है, उससे पहले एक रिंग है, उसके बाद एक रिंग है, उससे पहले रिंग है। सारे रिंग को क्या कर दे, ऐड कर दे। और अगर ऐड नहीं कर सकते तो हमने इंटीग्रेट करना चाहा, लेकिन इंटीग्रेट जैसे ही करना चाहा हमें वही चीज दिक्कत दिखी, राइट। दोनों क्या है, अलग अलग फंक्शन है। क्या करना है, सिमिलर फंक्शन मिलाना है। 90% ऑफ द केसेस कैसे सॉल्व हो जाएंगे, कैसे लगाओ यूनिटी मेथड, बताओ जरा, बताओ मुझे जरा किस तरह से लगाओ यूनिटी मेथड में। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस रिंग का मास निकालना है, डीएम हटाना ना, डीएम का कोई काम नहीं फिलहाल। हाँ सजेशन दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, गलत ही तो होगा। डिस्टेंस और मास को m अपॉन r, m अपॉन r, m बाई r इंटू dx। ये बताओ मुझे, m बाई r इंटू dx क्यूब 2 पाई r। पता नहीं यार, मुझे एक चीज बताओ, इस डिस्क का मास कहां है पूरे एरिया में? तो भैया एरिया में इतना मास है ना, तो तुम ऐसे कैसे कह रहे हो सर r रेडियस का मास इतना है? क्या करना पड़ेगा, एरिया कितना है इस डिस्क का, पाई r स्क्वायर। समझ में आया ये? तो हम ये कहेंगे कि भैया पूरा इसका एरिया जो है पाई r स्क्वायर में कितना मास है, तो यूनिट एरिया का मास कितना, m बाई, आगे क्या लिखूं बताओ जरा, क्या लिखो यहां पे? चुप हो जा 2 मिनट थोड़ा सा, है ना, 1 सेकंड। यही आंसर तब देता जब नहीं पढ़ाया था मैंने तेरे को, है ना? थोड़ा सा चुप हो जाओ। मेरे को क्या है, सबको सिखाना है, किसी अकेले को नहीं। तो मेरे को पहले सुनना भी पड़ता है कि बाकी लोग भी क्या आंसर दे रहे हैं, ताकि मैं कुछ करेक्ट भी कर पाऊं ना, है ना। तो थोड़ा सा 2 मिनट चलो, सुन लिया था मैंने, सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं। पाई r स्क्वायर का मास कितना, यूनिट का मास कितना, यहां पे क्या लिखूं,
क्या लिखो, dx। dx का मास कितना, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू dx। मुझे ये बताओ, तुमने यूनिटरी मेथड ऐसे लगाया होगा राइट। 50 पेन का कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो बताओ 3 बॉटल का कॉस्ट कितना। नहीं, क्या बात कर रहे हो, ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन। 50 पेन का कॉस्ट अगर 100 रुपए तो एक पेन का कॉस्ट इतना, तो 3 बॉटल का कॉस्ट होता ही नहीं होता है। यूनिट मेथड कैसे लगाया जाता है, जो गिवन है उसी के लिए निकाल सकते हो ना। 50 पेन का कॉस्ट है तो 3 पेन का, 4 पेन का, 1000 पेन का निकाल सकते हो। बॉटल का कॉस्ट देके बॉटल निकाल सकते हैं राइट। तो तुम ऐसे क्यों कह रहे हो यहां पे, तुम ये बोल रहे हो कि सर इतने एरिया का मास इतना है, यूनिट एरिया का मास इतना है, फिर इतने लेंथ का मास। अबे अगर तुमने dx बोला यहां पे कि dx का मास इतना, तो तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि सर पेन का कॉस्ट दिया है, बॉटल का कॉस्ट निकाल रहे हैं, एरिया का मास दिया हुआ है, लेंथ का मास निकाल रहे हैं। क्या यूज कर सकते हैं ऐसे, समझ में आया। इसलिए मैं बोलता हूं थोड़ा सा, जिन लोगों को मैंने पढ़ा दिया 2 मिनट चुप हो जाओ, बाकियों को भी मेरे को सिखाना है ताकि फ्यूचर में गलती ना करे। बेटा अभी गलती करना है, अगर मैंने सीधा सीधा बता दिया तो तुमको ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या गलती तुम कर सकते थे। मैं क्या करता, बताता देखो ऐसा 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 है, बस लिखते जाता, तुमको पता चलता क्या गलती कर सकते थे। तो वो गलती यहीं कर लेनी है, बाद में नहीं करनी है। क्लासरूम बना इसीलिए बेटा, करो ना यहाँ पे गलती, जितनी गलती करो तब सीखोगे। समझ में आया क्या गलती कर सकते थे। तुमने अगर यहाँ पे बोला सर dx का निकाल रहे हैं, इससे पहले ठीक था, इससे पहले तुमने लेंथ के लिए लिखा था कि इतने लेंथ का मास इतना है तो यूनिट लेंथ का मास इतना, तो dx लेंथ का मास इतना। लेकिन अब तुम कह रहे हो इतने एरिया का मास इतना है, यूनिट एरिया का मास इतना है, dx लेंथ का मास कितना। अप्लाई होगा ऐसे। तो अगर यहां पे एरिया लिखा है तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, एरिया। और वो एरिया किसका लेना पड़ेगा, रिंग का। अरे रिंग का ही तो मास निकालना चाह रहे हो, क्या रिंग का एरिया नहीं निकालते हमें। कितना है उसका एरिया, इसका एरिया कितना है 2 पाई आर। वाह रे, इसके 2 पाई एक्स इंटू dx राइट, 2 पाई एक्स इंटू dx। वो इशारा कर रहे हैं उधर पे, नहीं सर हमने अभी भी नहीं भूला है, अभी भी याद आ रही है। 2 पाई एक्स इंटू dx आया समझ में। और ये समझ में आया वही क्यों लेंगे, है ना। तो पूरे एरिया का मास पता था, तो रिंग के एरिया का मास हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमने लिखा 2 पाई एक्स इंटू dx। क्या लिखें, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स dx। क्या कैंसिल हो जा रहा है, पाई से पाई, है ना। तो dm की वैल्यू हमने निकाल ली, क्योंकि ये जो हमने निकाला है बेटा यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा निकाला है, ये क्या निकाला है, मास ऑफ द रिंग राइट। ये हमने निकाला है मास ऑफ रिंग, और थोड़ी देर पहले हमने अज्यूम कर लिया था कि मास ऑफ रिंग कितना है, dm है। तो बेसिकली dm की वैल्यू निकाली, कितनी है 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx। इक्वेशन नंबर 2, इसको पुट कर दे यहां पे। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट, dm की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है di, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब, एक स्क्वायर यहां है एक एक्स यहां पे, एक्स क्यूब इंटू dx। इंटीग्रेट करना है, जो कांस्टेंट हम उसको बाहर निकालेंगे, x वेरी कर रहा है और dx की वजह से वेरी कर रहा है राइट। सारे रिंग का रेडियस बदल रहा है क्योंकि हर रिंग के पास क्या है, थिकनेस है। सेम वही कहानी जो कल हमने देखी थी। अब वो कहां से कहां तक बदल रहा है, 0 से लेके r तक। पहला डॉट यहां पे है, लास्ट कितने पे है, r पे। तो लिमिट हो गई लोअर 0 अपर r, 0 टू i आएगा 2m बाई आर स्क्वायर राइट, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, लिमिट 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो m डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर यहां बचा, यहां पे लिखोगे r टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4, तो क्या हो गया r टू द पावर 4, 4 से ये कैंसिल होगा, तो i की वैल्यू कितनी, अरे आया समझ में, गुड। देखो बेटा सब याद रखो, तुम्हारा एक होमवर्क क्वेश्चन, मान लो मेरे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, जैसे सीडी डिस्क होते थे ना पहले, वैसे है ना। पूरे डिस्क में से इतना पार्ट क्या कर दिया, निकाल दिया। इनर रेडियस है r1
आउटर रेडियस है R2 और इसका मास कितना है m, राइट। सेंटर से हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तुम्हें सॉल्व करके लाना है कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अरे आया समझ में? पूरे रिंग में से इतना पार्ट हमने हटा लिया है, क्या चेंज होगा पहली चीज बताओ जरा इसमें। लिमिट। पहले हम ये बोल रहे थे कि भाई पूरे रिंग हैं, इसमें जो है वो डिफरेंस ये आ गया कि R1 से कम रेडियस वाले रिंग अवेलेबल, R1 से शुरू होकर R2 तक। तो पहला क्या चेंज होगा, लिमिट। लिमिट कहां से कहां तक, और दूसरा सरफेस एरिया। इसका ध्यान रखना। बाकी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है, सारे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, ऐड करना है। कहां से कहां, R1 से R2। भैया जितनों के मन में आ रहा है कि सर हाफ m R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, प्लीज अपनी बायो वाली बुद्धि आनंद लगाओ, है ना, वो नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूं, है ना, कि सर पूरे में से इतना मोमेंट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये सॉल्व करके आना है, कल हम क्या करेंगे देखेंगे। आज जो पढ़ा